हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका वेलकम करता हूं जोल सर फिजिक्स पर। तो आज हम यार डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे ढंग से। तो डायमेंशन एनालिसिस को मैं आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल, और मज़े के साथ हमें सीखना है चीज़ें को। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है भाई डायमेंशन एनालिसिस। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो ध्यान से करना आपको। डायमेंशन एनालिसिस, तो डायमेंशन एनालिसिस मेथड है ये। ठीक है, डायमेंशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डायमेंशन एनालिसिस होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये क्या है भाई, अगर हम बात करें तो किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को, फिजिक्स के अंदर कोई भी फिजिकल फॉर्मूला है, जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, पावर है, वर्क है, कोई भी चीज़ है, उनको बेसिक फंडामेंट्स में रिप्रेजेंट करना डायमेंशन एनालिसिस कहलाता है। तो किसी भी फॉर्मूले को हम अगर रिप्रेजेंट करें बेसिक फंडामेंटल में तो उसे कहते हैं भाई डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो हमारे बिल्कुल ध्यान से देखा जाए तो तीन ही टर्म होते हैं। जब हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो तीन टर्म थे शुरुआत में, एक था मास, एक था लेंथ और एक था टाइम। तो तीन ही टर्म होते हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो पूरा लिख देता हूं भाई। तो डायमेंशन एनालिसिस, तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर सिर्फ तीन चीजें थी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे हमारी कई चीजें इंक्लूड हो गई। जैसे करंट आ गया, चार्ज आ गया, उन चीज़ों के बारे में, टेम्परेचर के लिए केल्विन आ गया, तो वो नई चीज़ें इंक्लूड हुई फिजिक्स में। उससे पहले हम मास, लेंथ, टाइम के हिसाब से ही किसी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते थे। तो हम उन्हीं की बात करेंगे आज। धीरे धीरे हमारे एक कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तो हम डायमेंशन एनालिसिस को बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ। देखो, सबसे पहली बात, जो मास के लिए सिंबल होता है डायमेंशन एनालिसिस में, सबसे पहले वो होता है m, और लेंथ के लिए जो सिंबल होता है वो होता है l, और t के लिए होता है कैपिटल T। ठीक है, तो सबसे पहले डायमेंशन एनालिसिस है क्या, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इज नोन एज डायमेंशन एनालिसिस। यानी भाई रिप्रेजेंट करना मास, लेंथ, टाइम के टर्म्स में किसको, किसी भी फॉर्मूले को, तो वो कहलाता है भाई डायमेंशन एनालिसिस। 11th क्लास का बेहद आसान चैप्टर है, यही पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसको ढंग से करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या है भाई, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी formula in terms of mass, length and time is known as dimension analysis। इसको क्या कहा जाता है भाई, डायमेंशन एनालिसिस कहा जाता है। तो हमारे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं भाई। देखो ध्यान से, पहले हमें इसके अंदर ये सारे के सारे कुछ 20-25 फॉर्मूले हैं बेसिक से, वो सीखने पड़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसके बगैर आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें बेसिक पहले फॉर्मूले सीखने हैं इसके अंदर, कि हमारे बेसिक कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एरिया से। तो भाई कोई फिजिकल क्वांटिटी आई एरिया, तो एरिया का जो सबसे पहले आपने फॉर्मूला सीखा, 11वीं क्लास की स्टार्टिंग होती है भाई यहाँ से। तो एरिया का जो आपने सबसे पहले फॉर्मूला देखा, वो देखा स्क्वायर का। और स्क्वायर क्या होता है भाई, एक साइड ए होती है, दूसरी साइड भी ए होती है, हर एक साइड ए होती है। तो उसका एरिया का फॉर्मूला बनता है भाई ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला। अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आप ढंग से देखना, फिजिक्स कमाल का सब्जेक्ट होता है, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
अगर आगे देखें सर्कल की बात करें तो सर्कल का क्या फॉर्मूला बन रहा है, पाई और ये होता है रेडियस, तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे स्फेयर का फॉर्मूला पूछा जाए, स्फेयर का फॉर्मूला पूछा जाए तो उसमें क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, ये बताओ आप बताएंगे कि 4 पाई आर स्क्वायर है। अब इनमें कोई ना कोई चीज कॉमन है जो आप नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूं। जरा यहां देखो, यहां पर भी दो साइड आपस में मल्टीप्लाई हुई है, किसी तीसरे की हिम्मत नहीं हुई आने की। यहां पर भी दो साइड है, लेंथ और लेंथ ही है, ब्रेड्थ मतलब लेंथ ही है, वो भी लंबाई है। पाई एक कांस्टेंट है, इसको उठा के फेंक दो। रेडियस और रेडियस दो लेंथ ही हैं। 4 पाई भी एक कांस्टेंट है, आर स्क्वायर क्या है, दो लेंथ का मल्टीप्लीकेशन। तो एक यहां पर हमारा कंसेप्ट डेवलप हुआ कि एल स्क्वायर, ये वाला भी क्या एल स्क्वायर, ये वाला भी क्या एल स्क्वायर, ये वाला भी क्या एल स्क्वायर। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा एरिया का बेसिक फॉर्मूला बन रहा है, लेंथ की टर्म्स में रिप्रेजेंट करा जाएगा। खाली इसके अंदर कोई भी मास नहीं था, दो लेंथ थी, तो दो लेंथ थी तो लेंथ इंटू लेंथ, तो एल का स्क्वायर। क्या टाइम था इसके अंदर, कहीं नहीं था, तो टाइम 0। तो एरिया का बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला क्रिएट हुआ, क्या एल स्क्वायर। मास नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो ये हो गया भाई एरिया के लिए। इसी तरीके से हम सारों को समझते हैं, किसी भी एरिया को उठा लें आप, एल स्क्वायर ही बनेगा। कॉन्स्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, हम लिख देते हैं कि भाई कॉन्स्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, कॉन्स्टेंट आर डायमेंशनलेस। कॉन्स्टेंट सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं, उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे भाई हम वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है आप ही बताएंगे। जो सबसे पहले आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला देखा, मैं शुरुआत के 2-3 डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको फिर बहुत आसान लगेगा। तो वॉल्यूम का एक्चुअल में बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। कैसे, जरा देखो। सबसे पहले आपने देखा था एक क्यूब, क्यूब कैसे बनता है भाई, एक स्क्वायर होता है, फिर स्क्वायर ऊपर एक्सटेंड हो जाता है इस तरीके से, है ना, और इस तरीके से एक्सटेंड होता है और क्या बन जाता है भाई, हमारा कंप्लीट क्यूब बन जाता है। हर एक साइड ए होती है, ए, ये भी ए। अगर आप बेस का एरिया निकालें तो इस बेस का एरिया हो जाएगा, आप कहोगे स्क्वायर है सर ये तो ए स्क्वायर। और अगर इसकी हाइट निकालें तो ये हाइट भी कितनी होगी, एच, ये ए होगी। तो एरिया इंटू ए, ये होता भाई हमारा यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्यूब का, ठीक है। और कोई सा देख लो, क्यूबॉइड को अगर आप देखेंगे तो क्यूबॉइड में क्या होगा, ध्यान दें आप, अगर हमें क्यूबॉइड को ध्यान से देखें, घूर के देखोगे क्यूबॉइड को तो वो भी समझ आएगा। क्यूबॉइड को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि वो भी कुछ नहीं है, वो भी वही है, ठीक है। एक क्यूबॉइड बनाया भाई हमने, तो उसमें क्या क्या होता है, लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है और एक हाइट होती है। 3 टर्म्स ही होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये 3 चीज़ होती हैं। अगर आप बेस को देखें ध्यान से तो बेस का एक एरिया है, ये रहा एरिया। अगर इसका एरिया निकालोगे तो इसका एरिया क्या होगा आप बताओ। आप कहोगे सर बेस का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और मैंने बताया क्या फॉर्मूला भाई वॉल्यूम का, एरिया इंटू हाइट, और इसकी हाइट क्या है एच। तो वॉल्यूम का यहाँ क्या फॉर्मूला बना, एल बी एच। फिजिक्स यूनिफाई कर देती है, हर एक चीज़ को आसान कर देती है। ध्यान से समझो, आप चीज़ों को मुश्किल करके पढ़ते हैं, फिजिक्स चीज़ों को आसान करती है। आओ देखो ध्यान से, सिलेंडर की बात करो, सिलेंडर की बात करोगे तो बेस में सर्कल होता है, उसके बेस में क्या होता है, एक सर्कल, जिसका क्या होता है, एक रेडियस होता है आर, जिसकी हाइट क्या होती है, कोई एच होती है। अगर आप एरिया देखें इसके बेस का, तो इसके बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और अगर वॉल्यूम देखें तो होगी पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। तो अगर फाइनली हम फॉर्मूले की बात करें तो वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों। जरा देखो, लेंथ ही लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर इंटू लेंथ, लेंथ ही लेंथ है और कुछ नहीं है, तो लेंथ का स्क्वायर इंटू एल।
इसमें देख लो पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, तो लेंथ का स्क्वायर इनटू लेंथ। तो फाइनली वॉल्यूम का फॉर्मूला बन रहा है एल क्यूब। मास भी नहीं है, लेंथ ही लेंथ है, टाइम 0 है, तो ये वॉल्यूम का हमारा बेसिक फॉर्मूला डेवलप हो चुका है। ये हमारी वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। क्लियर? तो बेहद आसान है। हम और बात कर दें तो हमने सिंपली डेवलप कर लिया भाई एक फॉर्मूला। किसके लिए डेवलप करा? फिलहाल वॉल्यूम के लिए डेवलप करा हमने। 2 फॉर्मूले सीखे हैं अभी, ठीक है। तो अभी आपको अच्छे से कंसेप्ट होगा क्लियर कि डायमेंशन एनालिसिस है क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। If a physical quantity depends on more than 3 fundamental physical quantities, then dimensional formula is not applicable। यानी भाई इतनी इंग्लिश मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मास, लेंथ, टाइम के अलावा अगर कोई और टर्म होगा तो वो उसके लिए हमारा फॉर्मूला इनवैलिड हो जाता है, लेकिन बाद में हमने उसको वैलिड कर दिया, ठीक है। जैसे करंट को, इन चीजों को बाद में ऐड करा गया। शुरुआत में डायमेंशन एनालिसिस में बस 3 चीज थी, एक मास था, एक लेंथ था और एक टाइम, उसके अलावा कुछ नहीं था। क्लियर? तो आओ अब और फॉर्मूले सीखते हैं। ध्यान से आप लोग सीखते चले बस, ठीक है। तो हम और फॉर्मूले सीखेंगे, मजे से सीखना है बस हमें, मजे मजे में सीखें। आओ बात करते हैं, एंजॉय करो। आओ तो हम और सीखते हैं फॉर्मूले। हमारे कई फॉर्मूले हैं तो हम एक एक करके सबको पकड़ लेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले आएगा, पहले नंबर पर आने वाली चीज का नाम है अब वेलोसिटी। तो पहले पर आएगी वेलोसिटी या फिर स्पीड, एक ही बात है, ठीक है। यहां डायमेंशनल फॉर्मूले में वैसे तो बहुत अलग बात है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम। क्लियर है? यानी एक आदमी है, स्पीड कैसे रिप्रेजेंट होती होगी? एक आदमी है रहा भाई, खूबसूरत आदमी है, ठीक है, एक खूबसूरत सा आदमी था और वो इस तरीके से दौड़ रहा है, दौड़ाते हैं उसको, दौड़ रहा है। एक आदमी है, एक पॉइंट से चला और उसे दूसरे पॉइंट पर जाना है, ठीक है। तो ये जो चीज कहलाएगी इसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। अगर वो डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट है 20 किलोमीटर है और उसे टाइम लगा भाई 5 मिनट लगी, तो स्पीड ज़्यादा होगी। 10 मिनट लगी तो स्पीड कम होगी, 20 मिनट लगी तो और कम होगी, 1 घंटा लगा तो और कम, 2 घंटे लगे तो और कम। तो स्पीड होती है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर ध्यान से देखो तो ये तो एक लेंथ है, इसको नापा जाएगा ना, ये नापनी पड़ेगी। किससे नापेंगे भाई? हम इसको किसी भी डिवाइस से नापेंगे, किसी मीटर से नापेंगे या किसी भी फीते से नापेंगे। तो ये क्या है? लेंथ है एक तरीके की। तो डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या बन रहा है भाई? L/T या फिर L_T-1। क्लियर? ओके, मुद्दे पर आओ भाई, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी के बाद जो अगली चीज आएगी उसे कहेंगे हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है, हम जा रहे थे भाई, घूम रहे थे, मजे से बाइक चला रहा था मैं, ठीक है, बाइक चला रहा था, एक सामने से साइकिल वाला आगे निकल गया, पीछे से भाई साइकिल वाला आगे निकल गया, फिर एक बाइक वाला एक और निकल गया। हमने क्या करा, 20 की स्पीड पर थे, बढ़ाई अपनी स्पीड 20 से 40, 40 से 50, 60, 70, 80, 90, 100 पर पहुंच गए हैं भाई। स्पीड बढ़ा रहे हैं हम, पूरी रफ्तार पर आ गए। तो जो स्पीड बढ़ाना है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। सामने एक बकरी आ गई, बकरी को देखते ही ब्रेक दबा दिए तो 100 से 2 पर आ गई स्पीड, तो वो भी क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में बदलाव आए, बढ़े या घटे। बढ़ेगी तो अच्छा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, घटेगी तो बेकार है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का चेंज हो या वेलोसिटी हो, खाली बात तो वही है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी सीखा था, L_T-1 था, नीचे T था, तो क्या बन गया भाई? L_T-1, एक और T है ऊपर आया, T की पावर -1, बेस सेम है, ये T और ये T, तो पावर -1 हो गई L_T-2, तो ये बन गया m0 L_T-2।
तो ये हमारा फॉर्मूला डेवलप हो गया एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन अब आपको समझ आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी और आके। तो अब सीखेंगे किसको, बात करेंगे भाई फोर्स की। तो ये फोर्स क्या चीज़ है, इस फोर्स को समझते हैं। ध्यान से देखें भाई आप सभी, फोर्स क्या होती है। देखो क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स है, एक बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स है, ठीक है। और इस बॉक्स में भरा हुआ खजाना, क्या भरा हुआ है भाई, खजाना। इस बॉक्स को एक आदमी ने बांध रखा है भाई, ठीक है। और वो इसको खींच रहा है, इस तरीके से खींच रहा है। एक आदमी है जो इसे क्या कर रहा है भाई, खींच रहा है, ठीक है, खींच रहा है भाई, इस तरीके से धक्का मार रहा है इसको। पूरी की पूरी ताकत इस रस्सी के ऊपर लगा रखी है और पूरी ताकत से इस रस्सी को खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ वो जो चीज़ लगा रहा ना इस बॉक्स के, एक मास है और वो पकड़ के इसको आगे खींच रहा है। तो मास को जब खींचा जाता है और उसके पास एक सर्टेन एक्सेलरेशन ज़रूर होना चाहिए, तो उस चीज़ को कहा जाता है फोर्स। फोर्स होती है हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन। बिना मास और एक्सेलरेशन के कभी फोर्स नहीं हो सकती। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम छत पर खड़े थे, एक बिल्डिंग थी, छत पर खड़े थे हम, और हमने क्या करा, उस छत से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। बॉल को क्या करा, ऊपर से पटक दिया भाई। बॉल का क्या है, एक मास है, बॉल लुढ़कती 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 नीचे आई। यहाँ मुफ्त का फ्री का एक्सेलरेशन मिल रहा है, जिसको कहा जाता है जी, जिसको कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसके ऊपर धरती माता फोर्स लगाएगी और वो कहलाएगी mg। तो मास इनटू ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है। तो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ एक्सेलरेशन का नाम g है। तो बात कर लो अब इसके डायमेंशन की। तो मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मास के लिए हम यूज करते हैं m, और एक्सेलरेशन अभी सीखा था LT-2। तो ये हमारा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। फोर्स के बाद नंबर आता है वर्क का। चौथे नंबर पर चीज आती है जिसको कहते हैं भाई हम क्या, वर्क। तो वर्क को और देख लो, घूर के देखोगे तो वर्क भी समझ आ जाएगा। वर्क देखो ध्यान से कैसे होता है वर्क, ध्यान से देखो भाई। एक यहाँ पर, यहाँ ऊपर समझ लो भाई, नीचे पहुँच गए हैं, यहाँ ऊपर समझ लो, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, क्या है, वर्क को समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ क्या है भाई, हमारे पास एक एक फुटबॉल स्टेडियम है। ध्यान से देखना, एक फुटबॉल स्टेडियम है और उसके अंदर क्या हो रहा है भाई, फुटबॉल का मैच हो रहा होगा। फुटबॉल स्टेडियम के अंदर एक फुटबॉल स्टेडियम है और उसके अंदर क्या है भाई, फुटबॉल का मैच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक फुटबॉलर है जो खेल रहा था और उसने क्या करा भाई, एक फुटबॉलर है खेल रहा था, उसने फुटबॉल को सोची कि आज फुटबॉल को उड़ा देता हूँ, ठीक है। एक फुटबॉल को ज़बरदस्त किक मारी, यहाँ पर फुटबॉल है, ठीक है। अभी मार नहीं वाला भाई, रुक जाओ थोड़ा सब्र करो सब्र करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई, फुटबॉल को उसने किक मारी तो फुटबॉल इस तरीके से गई और हो गया भाई गोल। क्या हो गया, गोल, ठीक है। तो गोल हो गया भाई। तो ये जो गोल हुआ ना, ये चक्कर है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर फुटबॉल को किक मारी तो फुटबॉल ने इतनी डिस्प्लेसमेंट करी है, क्या करी है, डिस्प्लेसमेंट। 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, कोई भी हो सकती है। और ये जो चीज है इसके ऊपर लगाई फोर्स। तो जब फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट हो तो उससे होता है वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बेसिक वाला, डिटेल में नहीं जा रहे अभी हम। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है।
अगर फोर्स को देखा जाए तो फोर्स होती है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट एक लंबाई भरी तो है, ये लंबाई ही तो है। तो क्या बना फॉर्मूला, ml1 बेस सेम होने पर पावर ऐड t-2, तो क्या फॉर्मूला बना ml2t-2। तो वर्क भी हमारा समझ आ चुका, हमें वर्क क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं, वर्क हमने डिटेल में कर लिया। चौथे नंबर पर आती है एनर्जी। कौन आती है भाई, एनर्जी। तो अब एनर्जी की बात करते हैं, ध्यान से समझना, एनर्जी भी वर्क ही होता है, बस समझने का हेर फेर है कुछ नहीं। ध्यान से देखो क्या है भाई, ये बनाया हमने तीर, और तीर बनाएंगे तो सब समझ आ जाएगा, जैसे ही तीर चलाएंगे सब खुल जाएगा। ध्यान दो, क्या है भाई, एक तीर है, उस तीर को चलाने के लिए क्या करा जाता है, बच्चा बच्चा जानता है कि एक तो पहले तो चाहिए तीर, ये रखा भाई तीर, ठीक है, तीर रखा, और तीर चलाने के लिए हम क्या करते होंगे, हम उसे डिस्प्लेस करते होंगे। हमने तीर को पकड़ के खींचा होगा, इस तरफ खींचा होगा और फोर्स लगाई होगी, और इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, ये जो वायर है इसी तरफ खींचा होगा। एक बात बताओ, आप ही कहेंगे कि इस तीर की होगी सर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी ही तो है, और फिलहाल इसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये जाके टकराएगा भाई किससे, टारगेट से। ध्यान से देखो, है वो क्या रहा है, हमने इसको पीछे खींचा, ठीक है, पीछे खींचने के लिए लगाई फोर्स, जितना पीछे खींचेंगे तीर उतनी ही आगे जाएगा। कम वर्क करोगे कम एनर्जी बनेगी, ज्यादा वर्क करोगे ज्यादा एनर्जी बनेगी, जितना वर्क उतनी एनर्जी। कम खींचा छोड़ा यहीं गिर गया तीर, ज्यादा खींचा आगे तक गया, बहुत ज्यादा खींचा बहुत आगे तक गया, जितना वर्क करा उतनी ही क्या बनी, एनर्जी। तो वर्क से ही एनर्जी होती है, यानी हमेशा वर्क का फॉर्मूला एनर्जी के इक्वल रहता है, तो सेम फॉर्मूला होता है ml2t-2। तो ये हो गया भाई हमारा वर्क के लिए फॉर्मूला, एनर्जी के लिए फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सीखते चलो, इसको उतार लो भाई, सिंपल है बहुत, उतार लें, 2 मिनट मेहनत करनी है आपको। ये 20-25 फॉर्मूले हैं, सारे आने चाहिए आपको, उसके बाद हम इनको डिटेल में समझ लेंगे। तो 20-25 हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मेन वाले ही हम याद करेंगे, ज़्यादा याद नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो आप उतार लेना भाई इसको, आगे बात करते हैं, हम आगे सीखेंगे फिर, ठीक है। बहुत ही सुंदर ड्राइंग है, मिटाने का मन नहीं कर रहा मेरा, पर क्या करूं, मिटाना पड़ता है। आ जाओ देखो, आगे बात करेंगे भाई, अब बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ेंगे। एंजॉय करते रहो बस, तुम एंजॉय करते रहोगे तो सीखते रहोगे। अगले पॉइंट पर आते हैं, चलो काम की बात पर आते हैं। टेंशन की बात करते हैं। टेंशन हो जाती है पढ़ाई का नाम लेते ही, तो टेंशन क्या होती है, एक रस्सी पड़ी हुई थी बेचारी लाचारा सी, ऐसे पड़ी थी, ऐसे ऐसे ऐसे, रस्सी किसी भी तरीके से पड़ी हो सकती है, हमने क्या करा, एक वजन बांध दिया उससे, आओ देखो, वजन बांध दिया और उसे खींचना चालू करा। एक छोर था यहाँ, उसे खींचना चालू करा, तो खींचना चालू करोगे तो ये सीधी हो जाएगी या नहीं होगी, हर कोई जानता है सीधी हो जाएगी। तो इस रस्सी में क्या बात आई, ये था इसका मास, ठीक है, और जो रस्सी के ऊपर फोर्स लगती है उसे बस टेंशन कह देते हैं। तो जो फोर्स रस्सी के ऊपर लगती है वो टेंशन कहलाती है, यानी फोर्स ही है तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है। तो टेंशन जनरली वर्टिकली दिखाई जाती है, पर बेसिक फॉर्मूला यही होता है। टेंशन इस तरीके से, जैसे हमने एक बॉक्स लटका दिया रस्सी बांध कर, तो रस्सी कैसी हो जाएगी, सीधी, और उस पर लगेगी टेंशन, जो होगी मास इंटू ग्रेविटी। क्या होगी भाई, मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट होगी टेंशन। क्लियर। तो अब टेंशन फोर्स ही है तो सेम फॉर्मूला होगा जो फोर्स का होता, बाकी कंफर्म कर लो। मास एक एक्सेलरेशन ही है, ये रहा मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है L t-2। तो टेंशन आपको क्लियर।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉर्क की। इसकी बात करते हैं भाई टॉर्क की। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क की बात करो, ध्यान से आप लोग सीखेंगे तो टॉर्क भी क्लियर होगी। एक बोतल है, खूबसूरत सी बोतल बनाते हैं, ठीक है, एक बोतल बनाई भाई हमने, ध्यान से देखते चलें आप सभी, मज़े करते रहें, मज़े मज़े में सीख लें, मज़े मज़े में ही पढ़ाई होती है, ठीक है। एक बोतल बनाई भाई हमने खूबसूरत सी, ठीक है, नीचे है थोड़ी तो एडजस्ट कर ली, अच्छी से बनेगी, अच्छी ही बनी होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो, जब ढक्कन खोला जाता है तो सबसे पहले एक एक्सिस होगी जो इसके बीचों बीच से पास हो रही होगी। जब कभी भी ढक्कन खोला जाता तो आप उंगली से अंदर धकेलते हैं और अंगूठे से बाहर धकेलते हैं। दो फोर्स लगाई जाती हैं, कहने का मतलब ये है कि दो फोर्स लगाई जाती हैं। जब भी हम बोतल खोलते हैं तब ये होता है, जब गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हैं तब भी ये चीज़ होती है। आप नोटिस करें इस चीज़ को, एक ट्रक ड्राइवर या एक कार ड्राइवर एक हाथ से स्टीयरिंग को इधर खींचता है, दूसरे से इधर धकेलता है, तो लगती क्या है, टॉर्क। और उसमें क्या खास बात होती है भाई टॉर्क की, टॉर्क एक फोर्स है जो रोटेटिंग इफेक्ट पैदा करती है। जैसे हम साइकिल के क्या लगाते हैं भाई, पैडल लगाते हैं, साइकिल है, साइकिल के क्या लगाए जाते हैं भाई, पैडल लगाए जाते हैं। एक पैर से नीचे पुश करा जाता है और दूसरे पैर से ऊपर आता है, तो क्या होता है भाई, कुल मिला के एक सिस्टम बनता है टॉर्क का, ठीक है। तो एक से नीचे और दूसरे से ऊपर, तो जब दो एक्शन रिएक्शन फोर्स हो और दोनों की लाइन अलग अलग हो, एक की लाइन ये है, एक की ये है, एक की ये है, एक की ये है, अलग अलग लाइन पर लगे तो वो चीज़ कहलाती है टॉर्क। आ जाओ देखो, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको समझ आ गया। टॉर्क का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर, या फिर आप कह लें फोर्स इनटू रेडियस। कोई सी भी एक फोर्स बराबर होती है, प्लस वाली या माइनस वाली, ठीक है। डिटेल में आपको नए चैप्टर में पता लगेगा इसके बारे में, थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है। वैसे आर क्रॉस एफ होता है फॉर्मूला, पर एफ क्रॉस आर भी हम लिख रहे हैं फिलहाल बस, वैसे एग्जैक्ट फॉर्मूला आर क्रॉस एफ है। अभी आपको इसके बारे में नहीं पता, आने वाले समय में पता लग जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई, एम एल टी माइनस टू। रेडियस के लिए क्या होता है, एल होता है, बच्चा बच्चा जानता है ये फॉर्मूला होता है। टॉर्क का फाइनल फॉर्मूला बना भाई एम एल वन वन और टी माइनस टू, तो टॉर्क का फॉर्मूला बनता है एम एल टू टी माइनस टू। तो ये टॉर्क हमारी आ चुकी है। टॉर्क के बाद आगे बढ़ते हैं, टॉर्क आपको अच्छे से समझ आ गई तो और आगे सीख लो चीज़ें। टॉर्क के बाद हम आगे सीखते हैं, बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चीज़ है, इसको कहा जाता है जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी देती है, सिंपल सी चीज़ है। तो जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन मिला उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो होता छोटा जी। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, एल टी माइनस टू, बात खत्म। आगे बढ़ो, एट्थ फॉर्मूला देखते हैं हम। एट्थ फॉर्मूला देखो, हम बात करते हैं भाई प्रेशर की। तो एक चीज़ होती है प्रेशर और एक चीज़ होती है स्ट्रेस, लगभग एक ही चीज़ है दोनों। तो प्रेशर का फॉर्मूला सेम होता है जो स्ट्रेस का होता है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अरे फोर्स अपॉन एरिया नहीं भाई, थ्रस्ट अपॉन एरिया इसको कहा जाता है एक्चुअल में, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ध्यान से देखना भाई, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट होता है एक ऐसी फोर्स जो हर हालत में नॉर्मल हो, जिसका एंगल चाहे कुछ भी हो जाए, जहां वो लग रही है 90 डिग्री हो, एंगल कितना हो 90 डिग्री, यानी जो फोर्स 90 डिग्री पर लगेगी उसे थ्रस्ट कहा जाएगा। जो भी फोर्स 90 डिग्री पर लगेगी क्या कहेंगे भाई, हम उसे थ्रस्ट कहेंगे, सिंपल है बात। तो यहाँ पर थ्रस्ट का चक्कर समझ आ गया। अब ये है थ्रस्ट जो 90 डिग्री पर लगती है, तो थ्रस्ट आ गई आपकी समझ। तो प्रेशर हो रहा है भाई हमारा थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट भी एक फोर्स ही है, बस फोर्स अपॉन एरिया कह लो।
तो प्रेशर बना, फोर्स का फॉर्मूला होता है mL_T-2, एरिया के लिए होता है L2, प्रेशर बना mL1T-2 और L की पावर -2, तो प्रेशर बना mL1-2T-2, तो प्रेशर बना mL-1T-2। फाइनली प्रेशर हमने निकाल लिया। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार है। 9वें नंबर पर आते हैं, प्रेशर आ गया। तो अब स्ट्रेस की ओर बात कर लो। स्ट्रेस में बस एक ही फर्क होता है, फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला होता है। यानी यहाँ तो थ्रस्ट है, यहाँ क्या होगा भाई, हमारा फोर्स होगा, कोई भी फोर्स हो सकती है। तो फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, mL_T-2, कोई भी हो सकती है। यहाँ 90 डिग्री पर है, वो 30 डिग्री पर, 45 डिग्री, 40 डिग्री, किसी पर भी हो सकती है। एरिया के लिए L², एक L से L कट गया, तो mL-1T-2। सेम फॉर्मूला आना ही था क्योंकि ये लगभग एक जैसी चीजें हैं। ठीक है, स्ट्रेस हो गया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये आपको बेहतरीन तरीके से सारे समझ आ गए होंगे, हम बेसिक वालों को ही कर रहे हैं बस। ठीक है, तो इसको उतार लें, आगे बढ़ते हैं। फटाफट हम सीख रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे इसमें ही सारे हम कवर कर दें, 20-22 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। आओ तो हम आगे सीखते हैं फटाफट। ठीक है, उतार लें इसे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे चलते हैं फिलहाल। आओ तो देखो, हमने स्ट्रेस सीख लिया, अब स्ट्रेन की बात करेंगे। विस्कोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, ज़्यादा नहीं है, 20-22 ही मैं पढ़ाऊँगा। आपको मेन याद होने चाहिए, बाकी अगर कोई ऐसा आता है तो हम उसे सीख लेंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। वैसे बहुत सारे हैं। तो हमने स्ट्रेस सीखा, तो अब बारी आई भाई स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन क्या होता है, 10वें नंबर पर एक लेंथ थी L, हमने क्या करा, पकड़ के उसे खींच दिया। L थी, पकड़ कर खींच दिया, L' हो गई, बढ़ा दिया। एक वायर था, हमने पकड़ के खींच दिया। च्युइंग गम थी, हमने पकड़ के खींच दी, खींचते रहते हैं। तो यहां पर स्ट्रेन बनती है। स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, यानी चेंज इन लेंथ हुई है यहाँ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन का एक ही मतलब होता है, याद रखें, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो बात तो वही हुई ना, स्ट्रेन बना क्या, स्ट्रेन बना लेंथ अपॉन लेंथ, या एरिया अपॉन एरिया, या वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। उसके अलावा तो कुछ नहीं बन सकता भाई। वॉल्यूम थे, एक बोतल में पानी भरा था, हमने उसको पिचका दिया तो वॉल्यूम कम हो गई, है ना। करते हम यही तमाशे करते रहते हैं। तो वॉल्यूम कम हो गई, पहले ज़्यादा थी। एक गुब्बारा था, हमने उसमें फूंक मारी, फुला दिया, वॉल्यूम बढ़ गई उसकी। तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो यही तो बना। तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है, तो क्या लिखोगे इसको, लेंथ अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, सब कट जाएगा। यानी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। m0, L0, T0। स्ट्रेन 11वें नंबर पर आते हैं, भी पूछ लिया जाता है, राइट टू एनी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डायमेंशन लेस। अगले पर आते हैं एंगल। एंगल होता है थीटा। थीटा, थीटा क्या होता है, बच्चा जानता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस हमारा थीटा का फॉर्मूला होता है। ये है आर्क और ये क्या है, रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस थीटा होता है। आर्क क्या है, लेंथ, रेडियस क्या, लेंथ, खचैक खचैक, थीटा बना m0, L0, T0 डायमेंशन लेस। तो फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस हो। एक और सीखते हैं, 12वें नंबर पर आते हैं। 12वें नंबर पर देखेंगे तो हमें समझ आया, एंगल है, स्ट्रेन है। एक और बता देता हूं आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो भी डायमेंशन लेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू। क्या होता है ये, c/v, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो है तो लाइट की स्पीड ही Lt-1 अपॉन Lt-1। खचैक खचैक, डायमेंशन लेस, m0, L0, T0, सब 0 ही 0 चल रहा है। ठीक है, तो 3 फिजिकल क्वांटिटी बता दी जो डायमेंशन लेस हैं।
आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम होता क्या है मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पीछे की वीडियो में, आप समझ लेना। मोमेंटम एक्चुअल में प्रोडक्ट होता है मास का और वेलोसिटी का, उसके अलावा कुछ नहीं होता। यानी मास है और कितना वेलोसिटी है उसको कहा जाता है मोमेंटम। मोमेंटम बन रहा है भाई हमारा मास, मास के लिए होता है m और वेलोसिटी के लिए होता है LT-1। तो ये फाइनली हमारा मोमेंटम बन गया। मोमेंटम भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। मोमेंटम को ज़्यादा डिटेल में मैंने पीछे बता रखा है। मोमेंटम आ गया, तो मोमेंटम के बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम सीखते हैं 14th नंबर पर क्या भाई, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी एक टास्क कितनी बार रिपीट होता है, अ टास्क विच इज रिपीटेड इन अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे हम क्या करते हैं भाई, मान लो इमेजिन करके देखो, दो बच्चे जो हैं भाई खेल रहे हैं, रैकेट से खेल रहे हैं, ठीक है, टेनिस खेल रहे हैं, या फिर आप कह लें कि क्या बोलते हैं उसे, टेनिस कह लो, टेनिस ही खेल रहे हैं, ठीक है। तो टेनिस खेलते हैं तो एक तरफ से ये मारता है, दूसरी तरफ से वो मारता है ना, इस तरीके से चलता रहता है। तो टेनिस खेल रहे हैं या टेबल टेनिस खेल रहे हैं उसमें ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में बॉल कितनी बार इधर से उधर हुई। या फिर और अच्छे से समझो, साइकिल चला रहे हैं तो 1 सेकंड में कितनी बार टायर घूम गया, 20 बार, 30 बार, 40 बार, तो वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना m0 L0 T-1। तो हमने फ्रीक्वेंसी को भी समझ लिया और आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिटेल में समझ लिया। 15th नंबर पर आते हैं, फ्रीक्वेंसी भी हमने समझ ली। हम समझेंगे भाई अब किसको, एंगुलर मोमेंटम को। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम आने चाहिए भाई, मेन आपको सारी चीज आनी चाहिए। एंगुलर मोमेंटम होता है एंगल वाला मोमेंटम, ये भी मैंने पीछे समझा रखा है वीडियो में, तो आप उसको समझ लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है। यानी एंगल पर कोई चीज घूमती है, बता रखा है, तो बार बार बताने का कोई लॉजिक नहीं है। ये होता है आर क्रॉस पी, यानी लीनियर मोमेंटम और रेडियस का प्रोडक्ट। रेडियस होता आपका एक लेंथ और लीनियर मोमेंटम लिखा हुआ है MLT-1, तो बना ML2T-1। तो ये हो गया भाई एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और आगे सीख लेते हैं 16th नंबर पर, हम कहते हैं जी, यानी जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये है जी, इसकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट होता है ये। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, F G m1 m2 बाय r²। ये फॉर्मूला होता है हमारा, जो आइजैक न्यूटन ने दिया था। ये कहता है, न्यूटन कहते हैं, ये भी मैंने समझा रखा है, फोर्सेस इन नेचर को समझ लेना, वहाँ एक्सप्लेन करा था कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे हर हालत में, और वो होगा किसके बराबर, m1 m2 बाय r² के। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो फोर्स का क्या होता है भाई, MLT-2। जी निकालना है, ये भी क्या है भाई, मास है, ये लिख दिया। ये भी चीज क्या है, एक मास है। रेडियस क्या है, लेंथ है, 2 बार लिखी हुई है, स्क्वायर लगा दिया, एक मास से एक मास खचैक हो गया। जी देखो ध्यान से, L1 था, एक और भाई आ गए इसके, 2 भाई, ये बना T-2। M यहाँ पर आया भाई इस तरीके से नीचे, तो ये नीचे लिख दिया। फाइनली क्या फॉर्मूला बनता है भाई, देखो m ऊपर चला गया, -1 बन गया, l की पावर 1 और 2 मिलकर हो गई 3, बेस सेम पावर हेड, और T-2 ये आ गया भाई g। तो m-1 L3 और T-2 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फाइनल फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा और आगे सीखते हैं, बस ज़्यादा नहीं, थोड़े ही रह गए हैं, इनको उतार लेना भाई। ठीक है, पीछे कर लेना वीडियो, अब तो मैंने मिटा दिया है, आप इसको भी उतार लें। हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहें, बस मेहनत का ही सब कुछ है, आप करेंगे सीख जाएंगे। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस को मैं डिटेल में सिखा रहा हूँ। तो
आप ध्यान से सीख लें बस, ठीक है। तो मैंने समझा दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बता दिया मैंने। अब 17वें नंबर पर आते हैं, हम बात करते हैं भाई किसकी, विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी होता है ईटा। क्या होता है भाई, विस्कोसिटी ईटा होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको कहा जाता है। क्या होता है, जब एक स्फेरिकल बॉडी, आपने नोटिस करा है कि जो पैराशूट होता है उसके जो शेप होती है, उसको ध्यान से देखना कभी, उसकी जो शेप है वो एक तरीके से ऐसी आर्क नहीं है जो एक स्फेयर का हिस्सा है, स्फेरिकल हिस्सा है, ठीक है। ऐसे देखो उसको, वो कैसा हिस्सा है, एक स्फेरिकल हिस्सा है, इस तरीके से जुड़ा होता है। या एक समुद्री जहाज को या बोट को देखना, वो भी क्या है, एक स्फेरिकल हिस्सा है। हवा और पानी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों का सेम बिहेवियर होता है। एक काम तो करती है बयोंसी। बयोंसी क्या होती है, जैसे आप एक पंख को हवा में फेंकते हैं तो आराम आराम से आता है नीचे, बयोंसी लगती है। आप पानी के अंदर किसी चीज़ को फेंक देते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है। वो कौवे वाली कहानी सुनी होगी, पत्थर डालता गया पानी ऊपर आता गया ना, सबने सुनी है, एवरीवन हियर दैट। तो क्या चक्कर था, वो होती है बयोंसी। तो खाली बयोंसी काम नहीं आती, स्फेरिकल बॉडी के ऊपर एक और फोर्स मिलती है, यानी बयोंसी में एक और फोर्स जुड़ जाती है जिसको कहते हैं स्टोक फोर्स। और वो स्टोक फोर्स होती है Fs, जो होती है 6 पाई ईटा r इंटू वी। वी है वेलोसिटी, r है रेडियस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और F है फोर्स। फोर्स के लिए लिखा mLT-2। क्लियर। 6 पाई कांस्टेंट था, कुछ नहीं लिखा जा सकता, कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। रेडियस एक लेंथ था, लेंथ लिख दिया। वेलोसिटी LT-1 थी, लिख दी। L से L खचैक हो गया। ईटा देखा ध्यान से तो mLT-1 था भाई, -1, तो T-2 और नीचे आया LT-1, mL-1 T-2 ऊपर गया, T की पावर +1 हो गई। ईटा आया mL-1 T की -2 + 1, ईटा फाइनली बन गया mL-1 T-1, ईटा आ चुका है, ईटा भी आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, 18वें नंबर पर हम बात करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो प्लैंक्स की बात कर लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, मैक्स प्लैंक वाज अ जर्मन फिजिसिस्ट, कमाल के फिजिसिस्ट थे। प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करते हैं। बच्चा जानता है कि एक फोटोन के पास, पता लगाया मैक्स प्लैंक ने कि एक फोटोन, लाइट जो है फोटोन्स की बनी हुई है। कॉर्स्पलर थ्योरी थी न्यूटन की, उससे पहले मैक्स प्लैंक ने उन्हें गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे फोटोन्स की बनी हुई है लाइट, और हर एक फोटोन के पास =hν एनर्जी होती है। एनर्जी का फॉर्मूला बच्चा जानता है, mL2T-2। h हमें निकालना है, फ्रीक्वेंसी का भी बताया था, ठीक है। तो T-1 से कट गया एक पावर, तो h आ गया mL2T-1। तो प्लैंक्स कांस्टेंट भी हमने निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। भाई एंगल की भी तो वेलोसिटी होती है, मतलब कैसे, देखो घड़ी में 3 सुई होती हैं, एक मिनट की, एक आवर की, और एक पतली सी सुई होती है सेकंड की। तो सेकंड की सुई तो पूरी रफ्तार से घूमती है। दूसरे नंबर पर होती है क्या, मिनट की, ये मिनट की, ये आवर की, और ये सेकंड की। तो सबसे तेज सेकंड घूमता है, दूसरे पर मिनट घूमता है, तीसरे पर आवर घूमता है। तो ये सारे घूमते हैं भाई। तो सबकी एंगल पर घूमने की स्पीड अलग अलग होती है, सारे अलग अलग तरीके से घूमते हैं। तो एंगल की स्पीड डिपेंड करती है कि एंगल कितना बनाया और टाइम कितना लगा, यानी चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगल बनाने में क्या टाइम लगा, एंगुलर वेलोसिटी हो गई। एंगल फटाफट बना दिया तो क्या हुआ भाई, एंगुलर वेलोसिटी कम है, टाइम लगा तो ज़्यादा। एंगल और डायमेंशनलेस अभी पढ़ाया था आपको, और टी ऊपर चला गया तो T-1। तो ये हमारा बन गया एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। एंगुलर वेलोसिटी को भी सीख लिया। इसके बाद
आगे आते हैं एंगुलर वेलोसिटी को भी सीखने के बाद हम और सीख लेते हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं हमारे पास, एंडलेस हैं फैक्ट्स, एंडलेस चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रेस सीख लिया, स्ट्रेन सीख लिया, टेंशन सीख लिया, टॉर्क सीख लिया, इम्पल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इम्पल्स। जब एक थप्पड़ लगता है तो उसको कहा जाता है इम्पल्स। जब एक बैट्समैन बॉल को मारता है तो जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फोर्स लगती है उसे कहते हैं इम्पल्स। कील कभी कोई दबाकर नहीं ठोक सकता दीवार में, हथौड़े से दूर दूर से मारा जाता है, उसको क्या कहते हैं? इम्पल्स। तो एक फोर्स जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लगे उसे कहते हैं इम्पल्स। फोर्स इनटू टाइम फॉर्मूला होता है mlt-2 फोर्स के लिए इनटू टी। तो ये फॉर्मूला बना mlt-2 + 1 बेस सेम पावर हेड mlt-1। इम्पल्स आ चुकी है। तो 20 फॉर्मूले मेरे ख्याल में इनफ हैं दोस्तों, 20 काफ़ी होते हैं, 20 ही आप कर लें फिलहाल, ठीक है। अगर किसी की ज़रूरत पड़ी बाकी पड़ेगी नहीं, यही आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो 20 आपके लिए काफ़ी है, इनको याद कर लें, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।